हेलो स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स है सेमेस्टर 2 जेनरिक फिजिक्स। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन कवर कर चुके हैं और सेकेंड चैप्टर है मैग्नेटोस्टैटिक्स का। इस मैग्नेटोस्टैटिक्स का सिलेबस इस तरह से है। बेसिकली इसमें बायोट सेवर्ट लॉ इन एप्लीकेशन है, एम्पियर्स लॉ पढ़ना है। उसके अलावा डाइवर्जेंस इन कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम magnetic properties of materials like magnetic intensity, magnetic induction, permeability, magnetic susceptibility और फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाई पारा एंड फेरो मटेरियल्स। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा फोकस होगा बायोट सेवर्ट लॉ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको पता है। फील्ड क्या है, कैसे डिफाइन होता है, आपको जानकारी है कि जो मैग्नेट के सराउंडिंग में वो रीजन जहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट इन्फ्लुएंस किया जाएगा वो रीजन इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला भी कहते हैं, और टेस्ला को और वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। मतलब तीनों उसके मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एक चीज हम यहाँ देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से हो सकता है। एक आपका कन्वेंशनल मैग्नेट हो और उसके सराउंडिंग में फील्ड हो। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंडीशन है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज आपने यहाँ पे रखा जो कि रेस्ट में, तो इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन जैसे इस चार्ज को मोशन में करेंगे, सेकेंड फिगर में देखिए वी वेलोसिटी मूव कर रहा है, वैसे ये चार्ज इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा। अजीब बात है ना, चार्ज रेस्ट में है तो इसी वायर की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे चार्ज मोशन में आया ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरा काम करते हैं। इसी वायरिंग करंट कैरिंग वायर के सामने एक मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, कंपास निडल, उसे रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो ये फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेचर तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो यहाँ भी चार्ज प्रेस पे भी लगता और इस पे भी लगता, दोनों में लगना था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मोशन में जब चार्ज है तभी एक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक कंपास को भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, इससे क्या जाहिर हुआ? ये करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोड्यूस हो रहा है कन्वेंशनल मैग्नेट से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपको किसी चार्ज पे तभी फोर्स लगाता है जब चार्ज मोशन में हो। चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका लॉरेंज लॉ आपको याद होगा। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फोर्स कंप्लीट दोनों का कंबाइन लेते हैं, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। चलिए, अब इसी चीज को बायोट एंड सेवर्ट ने निकाला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। उसने एक्सपेरिमेंट, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूड किया। कंक्लूजन के तौर पर अपने लॉ निकाला जिसमें उसने स्टेट किया कि अगर करंट किसी वायर के करंट करेंग वायर के सामने अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। उसके लॉ का कंक्लूजन यही था। तो उसी को हम लिखते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए ये हमने करंट करेंग वायर ले लिया, ठीक, और ये कोई पॉइंट ले लिया और एक करंट एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं स्मॉल dl, इससे इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं r। सपोज ये r है, ठीक। अब इस पॉइंट को अगर हम p कह दें और ये करंट करेंगे हमारे एलिमेंट जो हमारा dl ले लेते हैं, ये यहाँ से, और करंट इधर फ्लो कर रहा है तो आई dl को हम करंट एलिमेंट करेंगे और ये dl एलिमेंट जो है ये वेक्टर होगा, dl का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। अब ये एंगल जो बना रहा है इसके साथ, सपोज करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ ये r थीटा एंगल बना रहा है।
अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए इस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और यहाँ से कंप्लीट लेंथ मान लीजिए कि L है। अब इस करंट एलिमेंट जो डी आइडियल है उसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम पहले निकालेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब मैं सीधा लॉ लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कोई डिडक्शन नहीं है उसका, सीधा मैं फॉर्म लिख रहा हूँ। तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसका, एक वेक्टर फॉर्म है, एक स्केलर फॉर्म। पहले वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ठीक। ये आर इसी आर का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये बायोट-सावर्ट लॉ हो गया आपका इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। और इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे, फिलहाल हम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे आएगा हम दिखाएंगे। अगर आप स्केलर फॉर्म में निकालते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लीजिए, स्केलर फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए स्केलर फॉर्म में निकाल लेते हैं इसका, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। तो स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ बायोट-सावर्ट लॉ क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस आर है, तो आइडियल इन मॉड ऑफ आइडियल इंटू मॉड ऑफ आर इंटू साइन थीटा, इसको लिखते हैं आई डी एल, और म्यू नॉट बाई 4 पाई तो है ही मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब है। तो ये कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा बेसिकली आपके पास, डी बी जो आएगा हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका स्केलर फॉर्म हो गया बायोट-सावर्ट लॉ का, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने वेक्टर साइन दिया है, हाँ दिया है, ठीक। ये आपका वेक्टर बायोट-सावर्ट लॉ का स्केलर वेक्टर फॉर्म है, और अभी इक्वेशन नंबर 2 जो होगा दिया मैंने वो स्केलर फॉर्म है, ठीक। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सो देखिए सिंपल है। डायरेक्शन निकालने के लिए अपना जो थंब है, अपने राइट हैंड का थंब, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, इस राइट हैंड का थंब हम करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस साइड में हमारा पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट में निकालना है, इधर फिंगर को कर्ल करेंगे, ये देखिए अंदर की ओर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और ये साइन जो मैंने दिखाया आपको बताया था कि क्रॉस का मतलब इनसाइड, परपेंडिकुलर इनसाइड है, और डॉट अगर देते हैं तो परपेंडिकुलर आउटसाइड है। तो अगर इस पॉइंट पे आप देखना चाहें, राइट साइड में आपका, अगर लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इस करंट को थंब रखिए ऐसे करंट की ओर और मूव कीजिए ऐसे, देखिए यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। इस साइड लेंगे तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, इस साइड लेंगे तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा आपका, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पहले लिख लेते हैं कि कैसे निकालें, वही चीज़ को आपको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन लिख देते हैं। डायरेक्शन इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज, परपेंडिकुलर इनसाइड, इनवर्ड इनसाइड द पेज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ बी, ये आपका कंप्लीट यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने देख लिया क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो भी स्केलर फॉर्म लिखे हैं, और डायरेक्शन आपका होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड इस पॉइंट पे डीएल की वजह से। पूरे की वजह निकालना हो तो इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन के बारे में, थोड़ा लिख देते हैं कैसे निकाले हैं ताकि याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग वायर। क्या करना है? पुट योर थंब ऑफ द राइट हैंड, पुट योर थंब, put your thumb of right hand in the direction of the current, in the direction of the current, and curl your finger around the wire, finger around the wire. Direction of the finger, the direction of the finger, जिस पॉइंट पे निकालना उसी पॉइंट पे फिंगर का डायरेक्शन देखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फिंगर would give the direction, would give the direction of the magnetic field, of the finger would give the direction of the magnetic field due to current carrying conductor, current carrying वायर लिख रहे हैं तो वायर लिखते हैं, वायर इज कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो यही हमारा बायोट-सावर्ट लॉ है। बस इसमें एक चीज़ और जनरली बुक में लिखा रहता है कि बायोट-सावर्ट लॉ जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें कोई भी स्कूल लेवल बुक या टेक्स्ट बुक में, तो आपके पास क्या बताएगा पहले कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई, जो फिगर में दिख रहा है, प्रोपोर्शनल टू डी एल, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, प्रोपोर्शनल टू 1/r², और फिर कंबाइन करके ये आपको एक्सप्रेशन ला देगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, आप डायरेक्ट ले आए, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो ये आप फॉर्मूले में जिस पे डिपेंड कर ही रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, डी एल पे, आर पे, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो बायोट-सावर्ट लॉ बेसिकली क्या है, एक लाइन में, कि बायोट-सावर्ट लॉ डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। बायोट-सावर्ट लॉ क्या करता है? बायोट-सावर्ट लॉ डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। वही चीज हम निकाले, हमने उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल लिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन हम अगले क्लास में करेंगे, ये लिख दिया मैंने, बायोट-सावर्ट लॉ डायरेक्शन, रूल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं इसमें, 3 है, ठीक। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपने यहाँ देख लिया, मैग्नीट्यूड आपका डीवी का इसके का प्रोडक्ट होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट में हम इसका एप्लीकेशन करेंगे।